जय हिंद साथियों। तो आज जो हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का क्लर्क का पेपर करने वाले हैं, जो कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो इस पेपर को लास्ट तक देखिएगा और जिसका भी अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए फुल्ली लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्लासेस है। तो देख लीजिए इसमें से कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं और जो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उसका आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है, जो 2023 में और 24 में एग्जाम है, उसके लिए जो है अग्निवीर का क्लर्क का क्लासेस जो है इंग्लिश और मैथ क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा आपको करवाया जाएगा। साथ साथ में जो एक पैटर्न चल रहा है उस पर फुल्ली बेस्ड रहेगा और साथ साथ इसमें जो आप क्लास ज्वाइन करेंगे इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और भी जो डॉट सेशन है, जो भी डाउट रहेगा सारा चीज इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता जो है इंडिया में किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में से देख लीजिए और यहाँ पर अपने आंसर को टिक लगाइए और मेरे आंसर से मैच करिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 कंट्री का नाम दिया गया है। इनमें से आंसर जो है आपका वो देख लीजिए। अगर नहीं पता है तो मेरे आंसर को आप लोग नोट बना के जरूर याद करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है ब्राजील। यानी कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है, प्रोड्यूसर जो है वो ब्राजील है। अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया इंडिया जो है कौन से नंबर पर है, तो देखिए यहाँ पर इंडिया कौन से नंबर पर है, इतना तो आपको बहुत ज्यादा डीप में चला जाएगा ये चीज, तो इतना नहीं, आप याद कर लीजिए कि दूसरे नंबर पर कौन सा है। देखिए दूसरे नंबर में कौन सा है, तो यहाँ पर वियतनाम है। क्या है? वियतनाम। वियतनाम दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर आप नोट कर लीजिए कोलंबिया है। कोलंबिया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में है आपका ब्राजील, दूसरा में है वियतनाम, तीसरा में है कोलंबिया। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये चीज आपका नोट कर लीजिए कि इंडिया में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका है। कर्नाटका जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इंडिया में। तो ये आपके लिए पॉइंट जो है नोट बनाने वाली है, तो इसको आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? देख, कंट्री कैपिटल से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है आपके एग्जाम में, इसलिए जितने सारे हैं आप लोग कोई सा भी जीके का बुक उसमें से याद कर लीजिएगा, जो मेन मेन चीज इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैनबरा। यानी कैनबरा जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया का या कैपिटल है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा को किसने चित्रित किया है। देखिए यहाँ पर मोनालिसा का आपने कभी न कभी नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो है बहुत ही फेमस जो है आपका पेंटिंग है। तो यहाँ पर उसका जो बनाने वाले हैं पेंटर है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है इसके पेंटर है, पेंट इसने किया था मोनालिसा का। बहुत ही फेमस ये आपका ये चित्रकारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये जो है अभी जो है कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो याद कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये पेरिस में है। कहाँ पर? ये पेरिस के एक म्यूजियम में है। तो पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेरिस में है और कौन से म्यूजियम में है? यहाँ पर लुव्रे म्यूजियम में है। याद कर लीजिए LOUVRE है म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिए। इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब याद कर लीजिए कि पेरिस में ही है। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आपको पता भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी कि रेड प्लैनेट जो है
कौन से ग्रह को कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो 100% सही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि देखिए इसके प्लानेट जो है ना, प्लानेट जो यानी कि मार्स जो है उस पर क्या है, आयरन ऑक्साइड क्या है उसके सरफेस पर बहुत ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर। तो आयरन ऑक्साइड के कारण से ये रेड दिखता है। क्या दिखता है? आयरन ऑक्साइड कारण से ये रेड दिखता है। याद कर लीजिए रेड क्यों दिखता है, तो आयरन ऑक्साइड उसके सरफेस पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ये रेड दिखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में से, इनमें से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है परमाणु, यानी कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है? देखिए यहाँ पर कोशिका तक, यानी कि कौन सा इसमें से जो है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, कौन सा जो है हमारे बॉडी की जितने भी सेल्स हैं सारे ऑक्सीजन को क्या करता है, ये कैरी करता है, वो कौन सा है? क्या वो रेड ब्लड सेल है जिसे कि आरबीसी कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जिसे कि डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, ठीक है, या फिर प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? ये कौन सा है जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट में ये हमारा ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो हो जाएगा लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका हो जाएगा, जिसे कि आरबीसी कहा जाता है। वो हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, तो हमारे बॉडी में पूरा ऑक्सीजन को फैलाता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है आरबीसी में, क्या होता है जनरली, क्या होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। याद कर लीजिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कारण से, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे बॉडी में, क्या करता है, ये आपका ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये आपका आंसर है। तो लाल रक्त कोशिकाएं क्या है, आपका सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है ऊर्जा का स्रोत, यानी ऊर्जा क्या उसमें उसको प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो यहाँ पर देख लीजिए जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें से मेन चीज है, इसमें मेन आपका जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट है। देखिए वैसे ही तो और भी देख सकते हैं, यहाँ पर फैट है, प्रोटीन है। फैट भी क्या करता है, इसमें उसको एनर्जी देता है, लेकिन उसमें मेन जो है ना, प्रमुख जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए इन ऑप्शन में जो आपका बेस जो रहेगा ना, ऑप्शन नंबर आपका सी जो रहेगा आंसर रहेगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। अब आगे भी देख लीजिए अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? देखिए एक क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, जिसको क्या मतलब एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। एक क्या होता है, मतलब नवीकरणीय होता है, ना कि रिन्यूएबल होता है, इसको बार बार बनाया जाता है, जल्दी वो खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होने वाला एनर्जी कौन सा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर नेचुरल गैस है, कोल है, सोलर पावर है, या फिर न्यूक्लियर पावर है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में ये क्या है, सोलर पावर है, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय स्रोत है, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। इसमें क्या होता है, हीट पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पैदा किया जाता है। ये आपका है क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका आंसर है सौर ऊर्जा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, पूरा खड़ा रखता है, सीधा रखता है। स्केलेटन जो हमारे बॉडी में जो मेन जो क्या होता है, बोन्स होते हैं, हड्डी जो होता है, उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो इसमें जो उसका मेन कार्य क्या नहीं है, क्या नहीं है उसका कार्य, ठीक है। अब ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं कि आंतरिक अंगों की रक्षा करना है, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। आगे देखते हैं शरीरों को सहायता प्रदान करना, शरीर को सहायता यानी कि उसको सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, कि हमारे बॉडी में जितने जो डेलिकेट यानी कि जो बहुत ही कोमल अंग होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये स्केलेटन, बिल्कुल सही बात है। प्रोड्यूसिंग रेड सेल्स,
देखिए रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, इसीलिए कौन सा नहीं है, उसका फंक्शन नहीं है, ये पूछा जा रहा था, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप लोगों को ऑप्शन पढ़ना है, डायरेक्टली टिक मत लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कार्य नहीं है, कभी कभी बच्चे क्या देख लेते हैं, कार्य है, कौन सा कार्य है, जैसे पहला मिल गया ना, टिक लगा देते हैं। ऐसे बच्चों में क्या होता है, गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे आपको। देखिए 5 क्वेश्चन आपने जीके का करा, 5 क्वेश्चन आपने जीएस का करा, अब 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसे किसे कहते हैं। ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, या फिर हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, और आपका अग्निवीर क्लर्क में, आर्मी क्लर्क में आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं पूरा मार्क लाने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए अभी भी आपके 5 के 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, तो हमारे इतना सारे क्लासेस है कंप्यूटर डोज के, उससे पहले भी क्लासेस हैं, सारे क्लास को आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। इसे कंप्लीट करने के बाद जो हमारा कंप्यूटर का जो एक पीडीएफ है जो कि 50 रुपए का है, वो आप जरूर ले लीजिएगा। ओनली 50 रुपए का है, इसमें कि 800 अप्रोक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर, ये सारे कर लीजिएगा। और जो मेरे YouTube पर कुछ क्लासेस हैं उसको कर लीजिएगा, आपके 5 के 5 क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेंगे, तो इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए यहाँ पर ओएस, जिसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशन, ये तो काम है बिल्कुल, लेकिन उसका जो काम है, मेन फंक्शन क्या है। अब यहाँ पर स्टोरिंग फाइल, फाइल को स्टोर करना, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, और कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करना। कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या होता है, हार्डवेयर को मैनेज करना, बिल्कुल सही है। जितने सारे पेरिफेरल्स लगे होते हैं या और भी होते हैं, सारा काम किसका होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा तक सबसे तेज पहुंच प्रदान करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस में जो आज का टाइम है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, जिसके हार्ड डिस्क कहा जाता है, ठीक है, एसएसडी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, सीडी, ये सारी इतने जो है आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अब स्टोरेज डिवाइस का आपको नाम पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसएसडी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, और भी सीडी और डीवीडी आपका जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, इस क्वेश्चन के डिफरेंस में, यानी स्टोरेज डिवाइस में सबसे तेज गति जो आपका स्टोरेज स्टोर करता है वो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, एसएसडी दिया गया है, इसकी सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में ये करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ क्या है, यानी कि रैम का अर्थ क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑप्शन जब भी देखें तो आप लोग सही सही देखें, कंफ्यूज यहाँ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट डिवाइस नहीं है, देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, 2 तरह के डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर। अब देख सकते हैं प्रिंटर क्या है, जो हमारे कंप्यूटर में जो होता है ना, उसको हम लोगों को आउटपुट देता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो वही तो क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा इनपुट नहीं है, तो प्रिंटर क्या आउटपुट है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए 10 के 10 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन आप एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे, देखिए 10 के 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन बना के आते हैं। तो यहाँ पर टोटल
10 क्वेश्चन है और आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको 9 क्वेश्चन करके ही आओगे, इस बात का गारंटी है। आप प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन पेपर लगाओ, हमारा जो भी वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर आता है। और मैथ का जो कोर्स है ना, मैथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी मात्र 799 का है। सारा कंप्लीट इसमें आपका हो जाएगा मैथ, ठीक है। अब ऐसे आते हैं, आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को और से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक साइकिल चालक 3 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल चालक समान गति बनाए रखता है तो उसे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चन है ना, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, उसका आंसर क्या होता है, वो सब मैच करिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें देखिए यहाँ पर ऐसे आपको टाइम दिया गया है, ये चीज आपका, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया गया है। इससे आप लोग क्या निकाल लेंगे, आप लोग स्पीड निकालेंगे। देखिए टाइम में डिस्टेंस में 3 ही चीज इसमें आते हैं। देखिए, या तो आपका टाइम आएगा, या आपका डिस्टेंस आएगा, या फिर स्पीड आएगा आपका, ठीक है। 3 ही चीज का कैलकुलेशन होता है यहाँ पर। देखिए इससे पहले तो आप लोग स्पीड निकाल लीजिए। देखिए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस दिया गया है 45 किलोमीटर और टाइम दिया गया आपका 3, आपका 3 घंटे दिया गया है। काटे निकालेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको टाइम पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर ना टाइम जब पूछा जा रहा है, टाइम का फॉर्मूला में क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस दिया गया आपको 60 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर, आपका स्पीड कितना दिया गया है, 15, जो अभी मैंने निकाला है। 15 से भाग लगा दीजिए, यहाँ पर काटे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 घंटे आ जाएगा। 4 घंटे क्या आ जाएगा आपका स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका टाइम निकल जाएगा 4 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, आंसर आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही बनाना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा लगेगा डिफिकल्ट, बाद बाकी सारे क्वेश्चन आसान ही आएंगे। लेकिन आसान उसके लिए रहेगा जो प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है, वो भी कंसेप्ट वाले तरीके से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स और वाई एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। एक्स अकेले कार्य को 12 दिनों में समान कार्य पूरा कर सकता है। वाई अकेले समान कार्य करने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए एक्स और वाई दोनों मिलकर काम करता है तो 6 दिन में करता है, और एक्स अकेले काम करता है तो उसे 12 दिन लग जाते हैं। तो अगर वाई अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। देखिए इस कंडीशन में एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, यानी कि देखिए दोनों का काम दिया हो और उनमें से एक का काम दिया हो, तो एक का जब काम पूछा जा रहा है ना, तो डायरेक्टली आप लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली वाई का काम निकालेंगे कितने, यहाँ पर 6 गुना में 12 कर दीजिएगा, टोटल दोनों का काम, फिर सिंगल का काम, फिर बटा में क्या कर दीजिएगा, 12 माइनस में 6, इन दोनों का आप लोग डिफरेंस कर दीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 6 गुना में 12 बटा में क्या हो जाएगा, 6 घटा के यहाँ पर 6 से कट जाएगा, काट कितना आ जाएगा 12। यानी कि वाई भी कितना समय लगेगा, वाई को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में, तो 12 दिन लग जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। क्लियर है, तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। वैसे देखिए और भी तरीके हैं, मैंने कई सारे तरीके बता दिया है, इसमें मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। और भी जो आपका क्लासेस जो है ना, सारे चीज मैंने समझा दिया इस चीज में, ठीक है। वैसे आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए सरलतम ब्याज की दर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 वर्ष में कोई अगर आपका अमाउंट दिया गया है, उसको 3 गुना करना है, उसमें जो सरलतम यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर उसका रेट क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक टाइम तो दिया गया आपको, देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया ना, टाइम दिया गया कितना, तो 10 ईयर दिया गया है। आपको यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना होना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल अगर 1 रहेगा ना, तो एसआई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों करा है, ये मैंने मान लिया है, क्यों मैंने मान लिया है यहाँ पर। देखिए अगर आपका प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट जब 2 रुपया होगा, तो दोनों जोड़ कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट जोड़ कितना, 3 रुपया हो जाएगा ना। यानी पहले 1 रुपया था, अब कितना हो गया, 3 रुपया, यानी 3 गुना हो गया ना, 3 गुना हो गया ना। देखिए समझ में आ रहा है ना, पहले 1 रुपया है, फिर मैंने गुना कर दिया तो 3 गुना हो गया, ठीक है, यानी कि 3 रुपया हो गया। इसीलिए मैंने एसआई मैंने 2 रखा है, ठीक है। आपका रेट निकालना है। देखिए पी दिया गया है आपका यहाँ पर रेट का, तो रेट बराबर क्या, रेट का फार्मूला मैंने बता दिया है पहले ही। रेट का फार्मूला क्या होता है, एसआई इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। अब देखिए यहाँ पर एसआई दिया गया आपका कितना, एसआई दिया गया आपका कितना, तो 2 दिया गया यहाँ पर। देखिए 2 इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 1 इंटू में टाइम कितना दिया गया है, 10 ईयर। जब काट के निकालेंगे ना, तो देखिए 2 पंचे 10, 20, यानी कि 20%, यानी कि 20% के दर पर
कोई राशि जो रहेगा 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है 20%। देखिए क्वेश्चन को आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। तो ये चीज क्या है, कंसेप्ट जब पता रहेगा ना तभी करेंगे। वैसे आज में आपको कुछ अमाउंट मिलेगा ही नहीं, फार्मूला पता रहेगा कि ऐसा का फार्मूला क्या होता है, ऐसा का फार्मूला क्या होता है, तो PRT अपॉन 100 होता है, यानी मूलधन गुना समय गुणा बटा 100 होता है। आपको निकलेगा ही नहीं, बस जब कंसेप्ट तरीके से सोचेंगे ना तो फिर बन पाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे देख के घबरा जाएंगे और करेंगे ही नहीं और छोड़ के चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका वैल्यू इतना दिया गया है, इसका वैल्यू इतना दिया गया है। अगर x जो है ना, x जो है 0 से ज्यादा है, 0 यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से ज्यादा है, तो फिर आपको यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है आपको यहाँ पर। तो इसके लिए ये निकालने के लिए आपको पहले x का वैल्यू पता होना चाहिए और y का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा कोई दो नंबर लीजिए कि दोनों को गुणा करने पर 2 हो जाए। देखिए ऐसा तो आपका है 2 है और 1 है, तभी तो आपका 2 होगा ना, और तो कोई नंबर है ही नहीं। यानी हो सकता है कि x का वैल्यू कितना आ जाए, 2 आ जाए, या फिर y का वैल्यू 1 आ जाए, या हो सकता है कि y का वैल्यू 2 आ जाए और x का वैल्यू 1 आ जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे आप देखिए क्या आएगा मैं वो भी कंफर्म कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, लेकिन 2 और 1 कंफर्म आपका है। देखिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है, बना नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। देखिए आपको ऐसा मन में सोचना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर x माफ कीजिएगा x प्लस 6y बराबर में 8 है ना। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर मैं 2 रख लेता हूँ, देखिए 2 रख लेता हूँ, और यहाँ पर प्लस दिया गया है, प्लस 6 गुना में अगर y का वैल्यू 1 कर देता हूँ 1, तो 6 गुना में 1, अब देखिए 8 आ रहा है क्या, तो 2 प्लस में 6 यानी कि 8 आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि x का वैल्यू कितना है, 2 है, और y का वैल्यू 1 है। क्लियर है? देखिए मैंने इस तरह से मैंने पता किया है और आपको ऐसे ही पता करना है। अब समझ में आ गया ना कि x बराबर में कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस में 216 वाई क्यू दिया गया। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का क्यू हो जाएगा, प्लस में 216 गुना में y का वैल्यू 1 का क्यू हो जाएगा, यानी 2 प्लस में 216, 2 4 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 216 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, गुना करेंगे 216 रहेगा, 224 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने समझाया है तो आपको इतना टाइम लगा है, लेकिन मन ही मन करेंगे देखिए आपको एक बार बन जाएगा। देखिए मन ही मन सोचेंगे कितना, तो एक्स वाई का कितना 2 और 1 आ सकता है, तो 2 जब मैं यहाँ पर 2 रखूंगा ना और यहाँ पर 1 रखूंगा तो 8 आ जाएगा। और जैसे मेरे मन में आ गया 2, यहाँ 2 का क्यूब 8 मैं कर लूंगा यहाँ पर, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 216 रहेगा, डायरेक्टली 224 कर लेंगे बिना इतना कुछ किए हुए। बस ये आपको मन ही मन करना है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी जरूर आया होगा। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना दिया गया है, यानी 11:13 दिया गया है। ठीक है, और उसके व्यय यानी कि एक्सपेंस का जो अनुपात दिया गया है 9:11 दिया गया है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये बचाने का प्रबंध करते हैं तो उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर उनके इनकम में अंतर। अब देखिए यहाँ पर उनके आय दिया गया है, जितना कितना इनकम कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, तो वही तो उसका बचत रहेगा ना, वही बचत कर रहा है। 4,000 ए भी बचत कर रहा है और 4,000 बी भी बचत कर रहा है, तो उनके जो आय में डिफरेंस है वो कितना का है वो पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले देखिए इनकम, देखिए इनकम कितना है, इनकम मैं करता हूँ एज इनकम, यानी कि ए का इनकम कितना है 11x मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 20 का इनकम मैं मान लेता, कितना मान लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 13x मान लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह से क्या है, अब ए का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए का एक्सपेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 9 और अनुपात 11 है, तो 9 का एक्सपेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 9x और यहाँ पर x मानिए y मानिए कुछ भी मानिए, ठीक है, जो भी मानना है आप मान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 9x और यहाँ पर y का इनकम कितना हो जाएगा, b का इनकम कितना हो जाएगा, 20 का एक्सपेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 11x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब दोनों का अनुपात दिया गया, यहाँ पर देखिए दोनों का बचत 4,000 करता है, तो यहाँ पर 9x है, 11x है और 9x है, तो ए का बचत कितना हो जाएगा, ए का सेविंग कितना हो जाएगा, ए का सेविंग कितना हो जाएगा, ए का सेविंग हो जाएगा कितना 11x
और माइनस 9x बराबर में कितना 4000 दिया गया हमको ना। देखिए यहाँ पर 2x बराबर कितना आ गया, तो 2000 आ गया। 2x बराबर में 4000, 4000 आ जाएगा यहाँ पर, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2000। यहाँ देखिए x बराबर कितना आ गया 2000 आ गया। देखिए यहाँ पर अब मैं इतना समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन इतना आपको टाइम नहीं लगेगा। कैसे टाइम नहीं लगेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो x बराबर कितना आ गया 2000 आ गया ना। तो यहाँ पर अब एक x बराबर 2000 आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है कि दोनों के आई में अंतर ना, यानी कि एक आई है कितना 11x और बी का आई है कितना 13x। अब इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना। 11 और 13 में 2 का अंतर है, यानी कि 2x का अंतर है ना। देखिए 2x का अंतर है, तो 2 गुना x वैल्यू कितना है 2000 है ना, 2000 यानी कि 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4000 का डिफरेंस हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोगों को इतना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। बस समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली करिए यहाँ पर। देखिए 11x माइनस में यहाँ पर 11x माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x, क्योंकि a का ये आपका क्या है, a का i है और a का कितना है व्यय है ये। तो 11x माइनस में 9x बराबर कितना हो जाएगा 4000 जो हमको दिया गया है, ठीक है ये। अब देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो गया आपका 4000 और x बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x बराबर का वैल्यू कितना आ गया। अब दोनों के, अब क्या दोनों के आयो में अंतर ना। अब a का आई है 11x और b का आई है कितना, तो b का आई कितना है, b का आई कितना है 13x। अब देखिए a और b का आई है ना ये, तो 11 और 13 में कितना का अंतर है, 11 13 में कितना है 2 का अंतर है ना, यानी कि 2x का अंतर है। क्योंकि 11x मैंने x मान लिया था यहाँ पर। 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना में x का वैल्यू कितना है 2000 है, दिया गया है आपका ये, यानी कि 4000। आप इसको जैसे बनाना है बनाइएगा, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। ऑप्शन नंबर ये बी में आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को बिल्कुल आपको देखना है। अगर आपको कंप्लीट करना है आपका आर्मी क्लर्क एग्जाम पास करना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं देखने के लिए यहाँ पर, और अपने आप को टेस्ट करते हैं, इसलिए ठीक है। और जो भी सीरियस बच्चे हैं ना, जो भी सीरियस बच्चे हैं वो चाहते हैं आर्मी का एग्जाम निकाले, वन प्लस डिफेंस अकेडमी को वो जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। देखिए चाल या चाल यानी कि स्पीड पूछ रहा है आपको, स्पीड पूछ रहा है ना। स्पीड बराबर क्या होता है आपको, होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, मैंने बता दिया था। दूरी बटा में समय होता है, तो दूरी। अब देखिए जब मैं दूरी की बात करता हूं तो कितना दूरी चलता है ट्रेन। देखिए मैंने बता दिया था कि अगर कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा कोई ट्रेन, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन की तो अपनी लंबाई हो ही जाएगा, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को ऐड करना पड़ेगा कुल दूरी में, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1200 प्लस में 900 और टाइम कितना हो जाएगा 70 सेकंड हो जाएगा। यानी कि देखिए 2100 बटा में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मीटर में है और सेकंड में है, लेकिन अब क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो देखिए यहाँ पर 2100 बटा में 70 को क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 7 तिया में 21 30, 5 छक्के में 30, 18 छक्के 108 किलोमीटर पर आवर। इसको काटेंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा 108 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है। देख कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना तो ट्रेन क्या होगा अपनी दूरी चलेगा और प्लस में प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों मिलाकर कुल चलेगा। बस एक खंभे को पार करेगा, कोई इंसान को पार करेगा, तो यहाँ बस अपनी दूरी के बराबर में, अपनी लंबाई के बराबर में दूरी चलेगा। क्लियर है। ये मैंने सारा कंसेप्ट मैंने पेड कोर्स में, जो आपका मैथ का कोर्स जो है ना, जो 799 का है, मैंने करवा दिया है रेलवे का, बहुत ही अच्छे से करवा दिया मैंने। जाइए उसको ज्वाइन करिए अगर आर्मी क्लर्क का एग्जाम पास करना है तो। अब आगे आ जाइए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 56 गुना है। उनके महत्तम समावर्त यानी कि HCF LCM का योग इतना दिया गया है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, देखिए क्या है लघुत्तम समावर्त क्या है, उनके महत्तम समावर्त से 56 गुना है ना। तो मैं मान लेता हूँ क्या HCF कितना है, तो मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो LCM कितना हो जाएगा, देन LCM कितना हो जाएगा, उसका 56 गुना है ना, तो 56x हो जाएगा। क्लियर है। 56 गुना है। अब उनका कितना दिया गया है, सम दिया गया है ना उनका, यानी कि HCF और LCM का योग, यानी कि सम दिया गया, कितना सम दिया गया HCF प्लस में LCM दिया गया है 1710 दिया गया है,
यानी एचसीएफ कितना है, x है, प्लस में 56x है, बराबर में 1710 है। क्लियर है, इतना दिया गया है ना, यानी 57x कितना हो जाएगा, 57x बराबर में 1710 हो जाएगा, 1710। अब देखिए काटेंगे ना, 57 तिया होता है ना, 57 तिया यानी कि 30, यानी x बराबर कितना आ गया, 30। अगर x का वैल्यू 30 आ गया ना, इससे आप लोग क्या पता कर लेंगे, इससे क्या पता कर लेंगे आप लोग, एलसीएम पता कर लेंगे और एचसीएफ पता कर लेंगे। देखिए तो x एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। और एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 56 है ना, 56x है ना, यानी कि 56 गुना में 3, 56 गुना में 3 30, तो कितना हो जाएगा, 0 7 18 में 1 5 15 16 1680 हो जाएगा। क्लियर है। आपको पूछ रहा है कि देखिए उनमें से एक ना संख्या दिया गया है 240, तो दूसरी संख्या तो याद करिए सेकंड नंबर का या फिर अदर नंबर का फार्मूला मैंने क्या बताया था, एचसीएफ गुना में एलसीएम बटा में फर्स्ट नंबर, क्या है, फर्स्ट नंबर ना। तो यानी कि एचसीएफ दिया गया है आपको कितना, तो 30 दिया गया है, एचसीएफ दिया और आपको दिया गया है एलसीएम कितना दिया गया, 1680 दिया गया है, और आपका पहला नंबर कितना दिया गया है, 240। अब देखिए यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 3 8 24, 8 से काटेंगे तो 8 नाम 16, 8 का ना, यानी कि 210। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर है और कितना ज्यादा क्लियर आपका हो गया। बस देख के घबराना नहीं है, बस आप कंसेप्ट करना है। ये सारा चीज मैंने पेड कोर्स में करवा दिया है, तो टाइम बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि दो बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनके आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन मेरे सामने में आएगा ना, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर मैं डी कर दूंगा। अब देखिए ऐसा मैं क्यों करूंगा, अब देखिए आप भी डी ही करेंगे, देखिए ऐसे क्या है, ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक लगता है। अब देखिए इसका कंसेप्ट तो होता है ना, तो हर बार तो कंसेप्ट तो बनाएंगे नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो आप लोग ऐसे करके आ जाएंगे। अब मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा क्यों मैं करता हूँ। देखिए दो बेलन का व्यास क्या है, इतना दिया गया, ठीक है, और उनके क्या है, उनके अनुपात इतना दिया गया है, उनके आयतन बराबर है, ये कंडीशन रहना चाहिए। तो उसका अनुपात कैसे निकालेंगे, ऊंचाई का अनुपात। देखिए यहाँ पर कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो बेलन है ना, तो मैं मान लेता हूँ क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 है, ठीक है, और दूसरा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये R2 है, यानी कि दूसरा आपका क्या है, दूसरा एक बेलन आपका ये है, दूसरा बेलन ये है। दोनों का अनुपात मैंने निकाल दिया और दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो इसको आप ऐसे नहीं बनाइए, इसको आप ऐसे कर लीजिए। मैं इसको तो हटा देता हूँ यहाँ पर, पहले फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब दोनों का आयतन बराबर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और यहाँ पर पाई मैं बड़ा आर कर देता हूँ दूसरे वाला का, ठीक है, आर स्क्वायर एच। समझ में आ जाएगा, पहला बेलन और दूसरा बेलन, पहला बेलन मैंने आर स्मॉल रखा है, एच स्मॉल रखा है, दूसरे बेलन में समझ में आ गया होगा आपको। या फिर R1 भी कर सकते हैं, H1 भी, और R2 H2 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए व्यास दिया गया है ना, व्यास दिया, यहाँ पर व्यास क्या होता है, यानी कि 2R होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं D बटा में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, R आ जाएगा ना, यानी डायमीटर अपॉन में 2। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है, पाई पाई तो वैसे कट जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर मैंने क्या कर सकता हूँ यहाँ की, डी अपॉन में मैं 2 कर लेता हूँ, इसको डी अपॉन में 2, यानी कि मैं डायरेक्टली 3 कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए पहला दिया गया 3 ना, 3 का स्क्वायर और इंटू में h बराबर में, दूसरा क्या 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर h। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस h को मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है, इस तरफ मैं लाऊंगा। देखिए h अपॉन में h, ठीक है, ये दूसरा वाला, ठीक है, और ये 2 तो आपका यहीं पर रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर छोड़ देता मैं, और ये 3 जो यहाँ पर दिया गया है, मैं 3 को मैं इस तरफ लाऊंगा, तो क्या अभी गुना में तो भाग में आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर, 2 दूना में 4 और 3 तिया 9। देखिए आप पहला बेलन दूसरा बेलन का हाइट दोनों दिया गया ना, तो 4 बटा में 3 9 गया ना, देखिए 4 अनुपात में 9। क्लियर है। तो हर बार आपको ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, डायरेक्टली याद कर लीजिए आप लोग कि बेलन का व्यास दिया गया है ना, और आपका आयतन बराबर रहेगा, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए इसको पहले उल्टा देंगे, 2 अनुपात में 3 कर देंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे आप लोग, क्या 2 दूना में 4 और 3 तिया में 9। डायरेक्टली आप लोग कर लीजिएगा, हर कंडीशन में ये आपका हमेशा सही आएगा, ठीक है। हर बार आपको ऐसे नहीं करना है। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन है, जब मैं एरिया का क्वेश्चन करवाऊंगा स्पेशली, उसमें आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, उसमें आपको याद ही हो जाएगा। बस इसके लिए क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाइए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, आपका एरिया से दिया गया, यानी कि अब मेंसुरेशन क्वेश्चन दिया गया है। देखिए मेंसुरेशन से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में, इसलिए ये चैप्टर जो है ना आप करके ही जान जाइएगा आप लोग, ठीक है। फॉर्मूले सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर 56 सेंटीमीटर ऊंचे यानी कि हाइट और 12 सेंटीमीटर व्यास व्यास दिया गया, तो आप रेडियस भी निकालेंगे, त्रिज्या भी निकालेंगे। एक बेलन के से कितनी गोलार्ध की गेंदे बनाई जा सकती हैं। गोलार्ध क्या है, देखिए एक तो गोला होता है पूरा पूरा, गोलार्ध मतलब क्या, आधा गोला, क्या है, आधा गोला यानी कि आधा गोला, ठीक है। तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या इतना दिया गया है। पहले देखिए इसे फार्मूला कौन कौन से लगेगा, देखिए बेलन का आयतन लग जाएगा आपका, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्ध गोलार्ध है ना, यानी अर्ध गोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए अर्ध गोले का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं गोले का बोलता ना तो 4/3 और पाई आर क्यू होता है। आधा दिया गया ना, 2 से भाग लगा के 2 कट जाएगा, ये वाला 2 बच जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर 2/3। ये दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कितनी गोलियां बनाया जाएगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पहले ऊपर का बेलन का आयतन रखना होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर रखना होगा, पाई आर स्क्वायर ऐसे रखना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा, 2/3 पाई आर क्यू रखना होगा, ठीक है, आर क्यू रखना होगा। ये आपका फॉर्मूला, ये आपको कितनी गोलियां हैं ये डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पाई तो पाई कट ही जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम ही है। अब नीचे जो 3 दिया गया है ना, अब नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आर स्क्वायर दिया गया ना, तो आर स्क्वायर दिया गया है, तो आर कितना दिया गया है, देखिए आपका 12 सेंटीमीटर व्यास है ना, अब इसका आर कितना हो जाएगा, आर कितना, d/2 यानी डायमीटर/2 यानी कि 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ 6 कर रहा हूँ, ठीक है, 6 गुना में 6। अब देखिए यहाँ पर r2 है ना, आर स्क्वायर है ना, इसका एस का कितना है, 56 सेंटीमीटर दिया गया, 56 बटा में कितना हो जाएगा, आर क्यू दिया गया है, इसका वैल्यू कितना है, 0.75 सेंटीमीटर। अब देखिए जो भी काट के आएगा ना डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा, आप लोग काट लीजिएगा, इसका आर क्यू है ना, तो गुना 0.75 अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें मेन चीज क्या था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनने वाला है। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन कितना भी आसान रहेगा ना, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। कई बार फॉर्मूले भी पूछ लिया जाता है, ये आपको पता है ही। अब आगे आ जाइए। अब एक क्वेश्चन ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको अलग तरीके से बनाऊंगा, देखिए बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं जो बनाऊंगा ना बहुत शॉर्टकट रहेगा वो तरीका। अब देखिए एक घड़ी 25% के लाभ पर बेची जाती है, देखिए अब यहाँ पर 25% लाभ बेचा जाता है। अब कंडीशन क्या लगा दिया इसने, यदि इसे 125 रुपया कम पर बेचा जाता तो 15% की हानि होती। लागत मूल्य कितना है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर पहले इतना पर लाभ पर बेचा जाता था उसको, लेकिन अब क्या कर दिया, 120 रुपया कम कर दिया है, तो उसको हानि हो रहा है, तो उसका लागत मूल्य कितना है। देखिए कोई भी आपका इस क्वेश्चन में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आपको कॉस्ट प्राइस की बात करूं मैं यहाँ पर, तो 100% से देखिए 100% क्या यहाँ हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर लाभ होगा तो 100% से बढ़ जाएगा, और लॉस होगा तो 100% से कम हो जाएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए लाभ पर बेचा गया है, 25% लाभ पर, यानी 100 प्लस में 25 यानी 125 पर बेचा गया, 125% बेचा जाता है, तो उसका लाभ कितना हो गया, 25%। ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि 100% क्या है आपका, आपका कॉस्ट प्राइस है, लाभ हुआ 25% यानी 125% पे उसको बेचता था। अब क्या कर दिया है उसने, 120 रुपया कम कर दिया है, तो उसको लॉस कितना हो गया, 15% का कम किया है ना, यानी अब हानि हो गया 15%, यानी अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि 85% है। अब 85 मैंने कहाँ से लाया, अब 100 दिया गया यहाँ पर ना, 100 में से 15 कम कर दीजिए आप लोग, यानी कि 85 आ जाएगा ना, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, पहले 125 से बेचता था, अब कितना बेच रहा है, 85 बेच रहा है ना, यानी दोनों में डिफरेंस कितना का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, 15, 30, 40% का, 40% क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। 125 से 85% ने 40% कम कर दिया। जब मैं परसेंट में करता हूं तो 40%, और जब मैं रुपये में करता हूं तो 120%, 120 रुपया, यानी कह सकता हूं मैं कि 40% किसके बराबर में है, 120 रुपया के बराबर में है। तो 100% क्या होगा, किसके बराबर में होगा, तो 100% बराबर में क्वेश्चन मार्क मैं कर देता हूँ। 100% क्या, कॉस्ट प्राइस है ना, लागत मूल्य, वही आपको निकालना है ना, इसलिए मैंने ऐसे करा है। अब देखिए 100 क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा,
अब इन दोनों को मैं गुना कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो 100 अपॉन में 120 अपॉन में यहाँ पर 40% 40 दिया गया 40। अब काट दीजिए यहाँ पर 40 दिया 120 100 दिया 300, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो 300 था। क्लियर है? देखिए जब मैं समझाया हूँ तो इतना टाइम लगा है, लेकिन आपको समझ में अगर आ गया होगा ना तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा। देखिए बस आपको समझना है क्या 100% क्या कॉस्ट प्राइस है, लाभ पर बेचा गया है तो 125%, हानि बेचा गया तो 100 से कम कर देंगे। बस वही डिफरेंस कितना क्या है, 40% कम पर 40% किसके बराबर में है? तो 40% जो बराबर है आप किसके बराबर में है? तो यहाँ पर अब 120 के बराबर में है तो 40% आपको दिया गया है, आपको 120, तो 100% क्या हो जाएगा? 100% क्या होगा? वही मैंने निकाल दिया यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी बस मात्र मैं 25 क्वेश्चन मैंने करवाया है, अगले पार्ट में इंग्लिश का मैं करवाऊंगा। ठीक है? तो कितने बजे क्लास देख रहे हैं और कहाँ से क्लास देख रहे हैं और एग्जाम कब है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ साथ में जिसका भी एग्जाम 2023 या 2024 में एग्जाम है, वो अभी से क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? बस आपका पहले रिटर्न है, काफी टाइम है, तो टाइम बिल्कुल नहीं आप लोग वेस्ट करिए और आज ही क्लास ज्वाइन कर लीजिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन। कोई भी अगर दिक्कत अगर है तो आप मुझे इस पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने सारा रहेगा स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए है, और भी जो आपको ई बुक चाहिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो 45 सेट का आपको दिया गया है। अग्निवीर क्लास का इंग्लिश का चाहिए आपको तो 110 के लिए दिया गया है। और कंप्यूटर का जो स्पेशल है आपका, जो कि आपको कंप्लीट हो जाएगा सारा कंप्यूटर, मात्र 50 रुपए का है। ये लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो और भी जो क्वेरी है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।